फीवर के केसेस में एक और चीज होती है जिसको आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, और ये आपको अक्सर मिल जाता है, वो होता है पीरियोडिसिटी। ये जो पीरियोडिसिटी आपको फीवर में मिलेगी, ये बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है आपको मेडिसिन तक पहुंचाने में। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद फीवर के पैरोक्सिज्म्स रिटर्न आते हैं, यानी एक तय समय सीमा के अंदर वो वापस से आएगा फीवर। कई केसेस ऐसे भी मिलेंगे जहां फीवर बार बार सिर्फ उसी एक टाइम पर आता है, जैसे कि हमने इस केस में भी देखा। तो फीवर के केसेस में इस तरह की पीरियोडिसिटी अगर मिलती है तो जरूर उसको कंसिडर करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ रूब्रिक्स बताता हूं। चिल पीरियोडिसिटी, रेगुलर एंड डिस्टिंक्ट, इसमें सेड्रॉन है, चीनियम सल्फ है, जेल्सीमियम है, हेलिबोरस है, नाट्रम सल्फ है। ये सारे बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। अगर जो चिल है फीवर का, वो अगर रोज एक ही टाइम पर आ रहा है या पीरियोडिकली आ रहा है। एक रूब्रिक है फीवर पीरियोडिकल डे अल्टरनेट, यानी एक दिन छोड़कर फीवर आ रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन फीवर आ रहा है। आर्सेनिक, चाइना, नक्सोमिका, ये सभी इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। प्रस्टॉक्स, इपिकैक, नाट्रम्यूर। एक रूब्रिक है फीवर पीरियोडिकल आवर सेम आवर एट द, इसके अंदर भी सेबरडिला है, सीना है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। एक रूब्रिक है फीवर पीरियोडिकल डे फोर्थ एवरी, यानी हर चौथे दिन फीवर आ रहा है। आर्सेनिक और यूपेटोरियम बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है, और सिर्फ ये दो ही मेडिसिन हैं इसके अंदर। फीवर पीरियोडिकल डे 10th एवरी, हर 10वें दिन पर फीवर आता है। कालीफॉस और लैकेसिस मेडिसिन है। ऐसा ही एक केस मुझे याद है मलेरिया का। ये मेरे शुरुआती दिनों का केस था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। तो ये केस एक मलेरिया का केस था जिसमें पेशेंट लगभग हेल्दी होता है, उसको कोई कंप्लेंट्स नहीं होते थे, पर हर 14th डे, 14th और 15th दिन में उसको फीवर आ जाता था। फिर बाकी के सारे दिन उसके एकदम हेल्दी जाते थे, लेकिन हर 14 या 15वें दिन उसको फीवर आता था। कोई कंप्लेन नहीं होता था बाकी के दिन, ना कोई फीवर, ना कोई बॉडी एक। बट जैसे ही वो 14वां या 15वां दिन आता, फिर से उसी दिन के उसको फीवर आ जाता उस दिन। दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब इसके लिए क्या लिया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि हर 14 दिन पे फीवर आ रहा है, क्या ऐसा कोई रूब्रिक हो सकता है? लेकिन जब रेपर्टरी को खंगालना शुरू किया तो एक रूब्रिक तक मैं पहुंचा, एंड रूब्रिक टुक वाज फीवर पीरियोडिकल डे 10th to 14th एवरी, जिसमें सिंगल मेडिसिन थी लैकेसिस। वन सिंगल डोज ऑफ लैकेसिस 200 stopped this periodicity. Thereafter, no fever returned. तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपको ये सारी चीजें कभी नहीं भूलेंगे। तो आप एक्सप्लोर करना शुरू करिए। हर फीवर के केस को सिर्फ फीवर देखकर मत छोड़ दीजिए कि बुखार है। सिर्फ बुखार नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे उसके एक्कम्पनीमेंट्स हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। उन सभी को आप एक्सप्लोर करिए। एक ऐसा ही केस और मुझे याद आता है मेरे कजिन ब्रदर का, हु वाज डायग्नोज्ड एज टू बी इन्फेस्टेड बाय मलेरियल पैरासाइट। उनका जो मलेरिया का टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आया था, एंड हिज सीबीसी काउंट ऑल्सो शोड लो प्लेटलेट काउंट। उनका फीवर चिल के साथ शुरू होता था, और चिल हमेशा एक ही टाइम पर आता था, सुबह सुबह 8 बजे। यहां पर हम एक जनरल रूब्रिक भी ले सकते हैं। जनरल्स पीरियोडिसिटी आवर सेम आवर कंप्लेंट्स रिटर्न एट द, रूब्रिक क्या है? जनरल्स पीरियोडिसिटी आवर सेम आवर कंप्लेंट्स रिटर्न एट द, जिसमें कैक्टस है, सिड्रॉन है, चिनिनम सल्फ है। ये सभी प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। और ये रूब्रिक भी ले सकते हैं अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहें। चिल मॉर्निंग 800 आवर्स, इसके अंदर यूपेटोरियम परफोरेटम है, कॉकुलस है, चिनिनम सल्फ है।
ही वॉज गिवन चिनिनम सल्फ, ऑफ कोर्स और भी सिम्टम्स थे. ही वॉज गिवन चिनिनम सल्फ एंड नॉट ओनली हिज फीवर वैनिश्ड बट ऑल्सो ऑल हिज जनरल्स इम्प्रूव्ड. His malarial smear showed negative in coming few days and also his platelet counts improved significantly. तो ये जो चिन्नम सल्फ था ये मैं इसीलिए दे पाया क्योंकि मुझे ये टाइम मोडालिटी मिल गई, क्योंकि मुझे ये पीरियोडिसिटी वाला बिहेवियर मुझे उसमें मिल गया. तो अपने पेशेंट से टाइम जरूर पूछिए. टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे सकती है. कई बार जैसे कि मैंने अभी पीरियोडिसिटी के बारे में बताया, टाइम के बारे में बताया, लेकिन हमेशा आपको ये सब मिलेगा नहीं. हर पेशेंट आपको आके एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा. हर पेशेंट आके आपको वो पीरियोडिसिटी वाला बिहेवियर नहीं बताएगा, पीरियोडिसिटी वाला पैटर्न नहीं बताएगा. अक्सर ऐसा भी होगा कि आपको आपके केस में इतना सटीक पीरियोडिसिटी नहीं मिलेगा. पेशेंट बताएगा कि फीवर कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम पर आता है. कभी इस टाइम पर आता है तो कभी उस टाइम पे आता है. मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है. तो ऐसे केसेस के लिए भी हमारे पास अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं. जैसे फाटक रिपोर्टरी में आपको ये रूब्रिक मिल जाता है. एफ सेक्शन में एफ फीवर पैरोक्सिज्म्स इररेगुलर. आपको एक दूसरा रूब्रिक मिल जाएगा फीवर इंटरमिटेंट फीवर टाइप स्टेजेस पार्शियल इररेगुलर. इन सभी में आर्सेनिक बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है. कार्बोवेज, इपिकैक, जहां पर भी ये इररेगुलर पैटर्न्स आपको मिलते हैं. पल्सेटिला, नक्स वोमिका, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं. एक रूब्रिक है फीवर इररेगुलर स्टेजेस. इसमें भी आर्सेनिक, इपिकैक, नक्स वोमिका, सीपिया, ये सभी बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं. ब्रायोनिया. कई बार ऐसा भी मिलेगा कि जो चिल है वो इररेगुलरली आ रहा है, तो रूब्रिक है चिल पीरियोडिसिटी इररेगुलर, जिसमें अगेन आर्सेनिक, इपिकैक, नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सीपिया, ये सभी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं. कुछ ऐसे रेमेडीज आपको मिलेंगे जहां पर पीरियोडिसिटी मार्क्ड नहीं है. उसके लिए रूब्रिक है चिल पीरियोडिसिटी मार्क्ड नॉट. अगेन इसमें भी आपको सोरिनम, सीपिया, इस तरह की रेमेडीज मिल जाएंगी. तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने फीवर के केसेस में क्या क्या हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की. सबसे पहले हमने फीवर का कॉज फाइंड आउट करने का कोशिश किया. उसके बाद हमने फीवर का टाइम ढूंढने का कोशिश किया. उसके बाद हमने फीवर की पीरियोडिसिटी ढूंढने की कोशिश की. अब एक और चीज है जिसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में हमको इंक्वायरी करनी चाहिए. फीवर के केसेस में प्रोड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसको पूछना भी बहुत जरूरी हो जाता है. प्रोड्रोम का डिक्शनरी मीनिंग है एन अर्ली सिम्टम दैट अ डिजीज इज डेवलपिंग और दैट एन अटैक इज अबाउट टू अकर. यानी अभी आया नहीं है पर आने वाला है ना. प्रोड्रोम का क्या मतलब हो गया, एन अर्ली सिम्टम यानी पहला सिम्टम कि कोई बीमारी आने वाली है. जैसे अगर आपको कोई तकलीफ होने वाली है तो आपको पहले से ही एहसास होने लगता है कि हाँ मेरी तबीयत खराब होने वाली है. अगर मैं इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूं तो प्रोड्रोम का अर्थ होता है प्रारंभिक लक्षण. मतलब बीमारी शुरू होने से पहले किस तरह के लक्षण आए थे. वो जब तबीयत खराब होने वाली होती है या फीवर आने वाला होता है तब जो एक अनईजीनेस का एहसास होता है ना फीवर के शुरू होने से एक दिन पहले या कुछ समय पहले, उसी को प्रोड्रोम कहते हैं. और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक रेमेडी अपने आप में यूनिक होती है. इसी तरीके से उसका जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं वो भी अपने आप में यूनिक होते हैं. हर एक रेमेडी का अपना एक अलग ही स्टाइल होता है अपने आप को जाहिर करने का और उनकी यही यूनिकनेस उनकी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है. उनकी इसी यूनिकनेस का हम फायदा उठाते हैं और रेमेडी डिफरेंशिएशन में हम उसकी मदद लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बताएंगे कि पहले खांसी आ रही थी, फीवर नहीं था, फिर धीरे धीरे फीवर भी आ गया. दिस मीन्स
कॉफ जो है वो प्रोड्रोम है। रूब्रिक इज, फाटक में अगर आप देखेंगे तो सी सेक्शन में कॉफ प्रोड्रोम एज अ, जिसमें ब्रायनिया, रस्टॉक्स, ये सभी बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। कुछ लोग कहेंगे बस बेचैनी लग रही थी, बाद में फीवर आ गया। रूब्रिक है माइंड, एंजाइटी, फीवर, प्रोड्रोम ऑफ ड्यूरिंग। आर्सेनिक और चाइना दो ही मेडिसिन है, यानी बेचैनी लग रही है, बाद में फीवर आ गया। माइंड, एंजाइटी, फीवर, प्रोड्रोम ऑफ ड्यूरिंग। कुछ लोग बताएंगे कि कुछ दिन से नींद सही नहीं आ रही थी और अब फीवर आ गया है। रूब्रिक है स्लीप, स्लीपलेसनेस, जनरल, प्रोड्रोम एज अ, चाइना सिंगल मेडिसिन है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि बस हल्का सा बदन दर्द कर रहा था और फिर अब फीवर आ गया है। रूब्रिक है जनरलिटीज, पेन, प्रोड्रोम एज अ, नक्स फॉर्मिका सिंगल मेडिसिन है। तो आप देख रहे हैं कैसे अगर आपको प्रोड्रोम पता चल जाता है तो कैसे आपका काम कम हो जाता है, आपको कम मेडिसिन में से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कुछ कहेंगे कि डॉक्टर ऐसा कुछ खास तो नहीं था, पर कुछ दिनों से मेरी प्यास बढ़ गई थी, अब फीवर आ गया है। नाउ रूब्रिक इज फीवर्स, थर्स्ट विथ प्रोड्रोमल ड्यूरिंग, जिसमें सिंगल मेडिसिन है सैम्ब्यूकस। कुछ लोग आपको बताएंगे कि कैसे उनका मन खराब हुआ पड़ा है, बहुत नॉशिएटिंग फील हो रहा है कुछ दिनों से, और फिर अब फीवर आ गया है। रूब्रिक है फीवर्स, नॉशिया विद प्रोड्रोमा, सिंगल मेडिसिन है सैम्ब्यूकस। कोई आपसे बता सकता है कि भूख बहुत लग रही थी, फिर अब बुखार आ गया है। अगेन फाटक में आपको ये रूब्रिक मिलेगा, एपेटाइट, इंक्रीज्ड हंगर, चिल बिफोर, सीना सिंगल मेडिसिन है। कुछ लोग कहेंगे कि सीने में बहुत ही घबराहट हो रही है, धड़-धड़ हो रहा है, छाती में से तेज तेज चल रहा है, धड़कन तेज हो गई है, पाल्पिटेशंस हो रहे थे और अब फीवर आ गया। और रूब्रिक इज अगेन फाटक रिपोर्टरी में एच, हार्ट पाल्पिटेशन, चिल बिफोर, चाइना सिंगल मेडिसिन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फीवर के केसेस में प्रोड्रोमल सिम्टम्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए। जैसे एक रूब्रिक है हेड हीट चिल बिफोर, यानी चिल शुरू होने से पहले ही शरीर माथा गर्म हो रहा है। हेड पेन चिल बिफोर, ये सारे रूब्रिक्स हैं प्रोड्रोमल। फेस डिस्कलरेशन रेड चिल बिफोर, यानी चेहरा लाल हो गया है फीवर आने से पहले ही, चिल शुरू होने से पहले ही, जिसमें सेड्रॉन और चाइना केवल दो ही मेडिसिन हैं। तो इस तरीके से प्रोड्रोमल सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको बहुत मदद करते हैं आपकी रेमेडी तक पहुंचने में। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा केस बताना चाहता हूं। ये अभी 2 दिन पहले का ही केस है। ये एक ओल्ड फीमेल है जिनको फीवर आ रहा था लगभग 1 वीक से। उनमें मुझे यही 2 सिम्टम मिले। फीवर शुरू होगा तो ठंडी लगने लगेगी और मुंह में पूरा पानी पानी हो जाएगा और जोर जोर से उल्टी जैसा लगने लगेगा। हालांकि उल्टी होगी नहीं, बट उल्टी जैसा लगेगा। वो ऊपर की तरफ आता है और फिर नीचे चला जाता है, उबकाई आने लगेगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, इतना जोर से होगा पर वॉमिटिंग होगी नहीं। बाकी बहुत कुछ पूछा गया लेकिन कुछ उसमें मिला नहीं। सारी तरीके से इंक्वायरी की गई, सब तरीके से पूछा गया, लेकिन जब कुछ भी ना मिले तब क्या किया जाए। अब इसमें जो रूब्रिक्स मिले थे वो थे, पहला रूब्रिक था माउथ सलाइवेशन चिल बिफोर। रूब्रिक है माउथ सलाइवेशन चिल बिफोर, जिसमें 2 मेडिसिन थे, इपिकैग एंड रस्टॉक्स। और दूसरा रूब्रिक जो हमको मिला था वो था स्टमक रेचिंग चिल बिफोर, जिसमें सिंगल मेडिसिन है इपिकैग। जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो सिंगल मेडिसिन आता है इपिकैग। यहां पर देखिए दोनों ही सिम्टम जो हैं हमको प्रोड्रोम में मिले हैं। तो इस तरीके से प्रोड्रोम की अगर जानकारी आपको मिलती है तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड इपिकैग 3 doses एंड ऑल वेंट वेल। नन ऑफ हर सिम्टम्स डेयर टू रिमेन। एक भी सिम्टम उनका रुका नहीं, सारे के सारे सिम्टम्स चले गए। कुछ लोग आपको बताएंगे, ये तो बहुत कॉमन आपको दिख जाएगा, कि हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है और अब फीवर जैसा लग रहा है, यानी एक्सट्रीमिटीज पेन चिल बिफोर रूब्रिक है। इसमें आर्निका है, यूपेटोरियम है, सीना है, कैलकेरिया, रस्टॉक्स है।
तो कहने का मतलब है कि प्रोड्रोम कैसा है फीवर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिस्क्रिप्शन को कंसिडर करने के लिए। अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि फीवर के 3 स्टेजेस होते हैं, चिल, हीट और स्वेट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी स्टेजेस की भी इंक्वायरी की जाए। चिल स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हीट स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, स्वेट स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इन सभी को नोट डाउन करना बेहद जरूरी है। इन सभी स्टेजेस का प्रोड्रोम भी अलग अलग हो सकता है। इन सभी स्टेजेस का ड्यूरेशन भी अलग अलग हो सकता है। इन सभी स्टेजेस का टाइम मोडालिटी भी आपको इंक्वायर करना चाहिए, इनका अलग अलग टाइम हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इन सभी स्टेजेस का ड्यूरेशन भी अलग अलग हो सकता है। किसी केस में हो सकता है चिल का ड्यूरेशन कम हो और हीट का ज्यादा। तो रूब्रिक है फीवर इंटरमिटेंट लॉन्ग लास्टिंग हीट विथ, है ना, फीवर इंटरमिटेंट लॉन्ग लास्टिंग हीट विथ, यानी हीट का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा है। फाटक में आपको एक रूब्रिक मिलेगा, स्वेट प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग लास्टिंग, एस सेक्शन में स्वेट प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग लास्टिंग, यानी स्वेट वाला जो स्टेज है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो ज्यादा लंबा खींचा हुआ है। बाकी के जो स्टेजेस हैं वो थोड़े थोड़े हैं, कॉस्टिकम, फेरम, हेपार, मर्क और सैम्ब्यूकस। मतलब स्वेट स्टेज लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, बाकी सब थोड़े थोड़े समय के लिए आ रहे हैं। अब एक रूब्रिक है फीवर लॉन्ग लास्टिंग हीट, यानी हीट का जो स्टेज है वो लंबा है फीवर में, बाकी के सारे छोटे छोटे स्टेजेस हैं। एक रूब्रिक है चिल शेकिंग लॉन्ग लास्टिंग, यानी जो ठंडी लगने वाला जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो ज्यादा लंबा है। चिल ठंडी लगने वाला वो ज्यादा लंबा पीरियड है, जिसमें आर्सेनिक है, रस्टॉक्स है, मेजेरियम है, मैक्समोमिका है, हेलिबोरस है, एंटिम टार्ट है। तो कहने का मतलब है कि कोई एक स्टेज बहुत प्रीडोमिनेंट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सभी स्टेजेस को इक्वल ड्यूरेशन दिया जाएगा या सभी स्टेजेस जो आएंगे वो इक्वल ड्यूरेशन के लिए आएंगे। तो आपको इस पैटर्न को निकालना होगा, इस पैटर्न को आपको समझना होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई एक स्टेज एब्सेंट ही हो, कोई एक स्टेज दिखाई ही ना दे, या कोई 2 स्टेज दिखाई ना दे और सिर्फ एक ही स्टेज प्रीडोमिनेंट करे। तो आपको इन सभी पैटर्न्स को खंगालना होगा। इंक्वायरी करेंगे तो पेशेंट जरूर बताएंगे। मैं पर्टिकुलरली थर्स्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, खास करके फीवर के समय। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप भी पूछिए कि पानी की प्यास कैसी है। जब से बुखार आया है तब से ये छोटा सा पॉइंट कई सारे रेमेडीज को रूल आउट कर देता है और कई सारे रेमेडीज को रूल इन कर देता है। थर्स्ट, जब से उसको फीवर है तब से कैसा है, पहले कैसा था वो आपको नहीं जानना है। फीवर के दौरान उसका थर्स्ट कैसा है, हीट के दौरान थर्स्ट कैसा है, चिल के दौरान थर्स्ट कैसा है, ये आपको पूछना है। तो आपको एक रूब्रिक मिलेगा, चिल शेकिंग लॉन्ग लास्टिंग, हीट नो थर्स्ट लिटिल, जिसमें पल्सेटिला सिंगल मेडिसिन है। स्टमक थर्स्ट फीवर बिफोर, चाइना और लैकेसिस, ये 2 ही मेडिसिन हैं। एक रूब्रिक है फीवर चिलीनेस कोल्डनेस विथ थर्स्टलेसनेस, बोरिक में आपको मिलेगा ये। अगेन इसमें पल्सेटिला, ड्रोसेरा, ये सभी प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट पल्सेटिला है। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस भी रहा है, अगर फीवर के दौरान अगर किसी पेशेंट को थर्स्टलेसनेस है, साथ में अकम्पनी कर रहा है थर्स्टलेसनेस, तो मेरा पहला प्रेफरेंस पल्सेटिला ही होता है। एक रूब्रिक है, अगेन ये भी आपको बोरिंग में मिलेगा, फीवर चिल कॉन्कॉमिटेंट्स थर्स्टलेसनेस, इसमें यूपेटोरियम परफोरेटम है, चाइना है, चिनिनम सल्फ है, नाट्रम म्यूर है। तो हर एक स्टेज में भी थर्स्ट डिफर कर सकता है, इसलिए हर स्टेज के बारे में पूछिए। अब जैसा कि हमने बात की चिल, हीट और स्वेट स्टेज की, ये 3 स्टेजेस हैं, तीनों अलग अलग हैं, पर इनका सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी केस में पहले चिल आ सकता है, फिर हीट आएगा और फिर स्वेट आएगा। तो किसी केस में पहले हीट आएगा, फिर चिल आएगा, फिर स्वेट आएगा। तो किसी केस में पहले हीट आ जाएगा, फिर स्वेट आ जाएगा, फिर चिल आएगा।
यानी ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस है, जिस तरीके से वो डेवलप करता है, इसमें भी चेंजेस होते हैं। हर किसी का सीक्वेंस एक जैसा नहीं होता। तो आप इस सीक्वेंस के बारे में पूछिए। जैसे कुछ रूब्रिक से एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फीवर, सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल accompanied by heat. Fever, succession of stages, chill followed by heat, thirst with followed by heat without thirst. फिर एक रूब्रिक है फीवर, सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, हीट accompanied by perspiration with thirst. फिर एक रूब्रिक है फीवर, सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, हीट accompanied by perspiration, thirst without. यानी इस तरीके से अगर आप सक्सेशन वर्ड डाल के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे रूब्रिक्स मिल जाएंगे। मैं तो बस कुछ ही एग्जांपल्स दे पा रहा हूं। तो ये जो सीक्वेंस है इसको बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली अपने फीवर के हर केस में मैं ये सीक्वेंस को पक्का इंक्वायर करता हूं। कई बार तो ऐसा भी होगा कि कोई स्टेज एकदम से ही एब्सेंट हो, तो कोई जरूरी भी नहीं है कि फीवर है तो आपको हर स्टेज दिख ही जाएगा। कोई एक स्टेज एब्सेंट हो सकता है, कोई 2 स्टेज एब्सेंट हो सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल है फीवर, सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल accompanied बाय हीट, पर्सपिरेशन विदाउट। यानी चिल है, हीट है, लेकिन पर्सपिरेशन नहीं है। सल्फर सिंगल मेडिसिन है। और एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं फीवर, सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल फॉलोड बाय पर्सपिरेशन, कोल्ड पर्सपिरेशन, इंटरवीनिंग हीट विदाउट। इसमें आर्सेनिक और बेराट केवल 2 ही मेडिसिन हैं। एक रूब्रिक है चिल प्रीडोमिनेटिंग लॉन्ग लास्टिंग चिल विदाउट हीट, स्वेट और थर्स्ट। यानी चिल प्रीडोमिनेंट है, न हीट है, न स्वेट है और न थर्स्ट है। इसमें बोविस्टा और एरेनिया ये 2 ही मेडिसिन हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये तो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको थर्मामीटर में टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होगा, पर हाथ लगाने से आपको पता लग रहा है कि शरीर गर्म है, फीवर है। पर बहुत ही अद्भुत है कि डिजिटल थर्मामीटर हो या इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, जो हाईली सेंसिटिव होता है, वो भी फीवर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तब क्या करें? यहां पर मैं आपको एक केस का एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं ये केस आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। ये केस भी अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले का ही है और मेरे बेटे का ही केस है, जो कि अभी 7 मंथ्स का ही है। अब हुआ ये कि लास्ट संडे जब मैं ओपीडी फिनिश करके घर पहुंचा तो मुझे लगा कि जब मैंने उसको गोद में लिया तो ऐसा लगा कि यार बेटे का शरीर थोड़ा सा गर्म है। मैंने तुरंत मेरे पास इंफ्रारेड थर्मामीटर है तो मैंने उससे चेक किया तो टेम्परेचर तो नॉर्मल आया। अब क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल आया तो बात भी आई गई हो गई, क्योंकि थर्मामीटर तो गलत नहीं बताएगा। एंड देन मेरी वाइफ ने बताया कि आज सुबह से ये बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, इसको बस घुमाते रहो। आप पूरा दिन इसने परेशान किया, बस घुमाते रहो। कितना घुमाएंगे इसको, खाली इनको गोद में लेकर घुमाते रहो। बट क्योंकि थर्मामीटर में कुछ नहीं था तो मैंने भी इग्नोर किया। अब सुबह भी जब मैंने उसको गोद में लिया, क्लिनिक निकलने से पहले जब मैंने उसको गोद में उठाया तो उसका शरीर अभी भी गर्म महसूस हो रहा था और सबसे ज्यादा उसका हेड जो था वो गर्म लग रहा था। बाकी शरीर गर्म नहीं था, पर सर बहुत ज्यादा गर्म था। कोई भी उसे टच करता तो उसे ऐसा लगता कि फीवर है बच्चे को, और उसका चिड़चिड़ भी चालू ही था। यूजुअली वो रोता नहीं है, कभी भी रोता नहीं है। तो क्योंकि बिकॉज ही डज नॉट क्राइज, ये थोड़ा सा सस्पिशन रेज कर रहा था कि आखिर ये क्यों इतना चिड़चिड़ कर रहा है। लेकिन अभी भी जब चेक किया थर्मामीटर पर तो उसमें कुछ भी नहीं आया, वो एकदम नॉर्मल दिखा टेम्परेचर। नाउ व्हाट शुड वी डू, हाउ शैल वी प्रोसीड? ऐसा 2 दिन तक मैंने इंतजार किया कि शायद कुछ फीवर आ जाए, शायद कुछ टेम्परेचर एलिवेट हो जाए, या मैंने ये भी सोचा था कि शायद यहाँ बारिश बहुत हो रही है तो शायद मौसम ठंडा है इसलिए मुझे इसका शरीर गर्म लग रहा है। पर ऐसा नहीं हुआ। बारिश भी चली गई, मौसम भी ठीक ठाक हो गया, फिर भी शरीर अभी भी गर्म लग रहा है। 2 दिन तक इंतजार करने के बाद
मैंने सोचा नहीं, अब कुछ तो करना चाहिए। और ये 2 दिन लगातार उसका शरीर गर्म ही रहा। शरीर माने उसका माथा, उसका सिर। उसका सिर गर्म ही रहा, उसका चिड़चिड़ चालू रहा। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि नॉर्मल आया हो। तब मैंने डिसाइड किया कि अब इसको मेडिसिन देनी चाहिए। देन आई डिसाइडेड टू गिव हिम अ रेमेडी। अब हमको इसमें क्या क्या मिला, दिन भर वो चिड़चिड़ कर रहा है और टेम्परेचर भरे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन फीवर है उसको। अब ये थोड़ा सा फीवर का जो डेफिनेशन है उससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट स्टिल फीवर है उसको। तो रूब्रिक लिया गया माइंड इरिटेबिलिटी जनरल फीवर ड्यूरिंग। दूसरा वो क्या कर रहा था, वो लगातार गोद में रह रहा था। गोद में लेकर उसको घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। रूब्रिक लिया गया माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी। रूब्रिक लिया गया माइंड कैरिड डिजायर्स टू बी। तीसरा इसमें क्या दिखाई दे रहा था कि मैं जब उसको टच कर रहा था तो उसका माथा गर्म लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि फीवर है, लेकिन टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। यानी बाहरी तौर पर फीवर महसूस हो रहा है और फीवर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। द रूब्रिक टेकन वाज फीवर्स एक्सटर्नल हीट। रूब्रिक टेकन वाज फीवर एक्सटर्नल हीट। अब ये 3 रूब्रिक तो हो गए। दूसरा हम क्या देख पा रहे थे कि फीवर सिर्फ माथे पर ही था, सिर्फ सर में ही था। वो जो गर्म का एहसास था वो सिर्फ सर पर ही था। बाकी बदन पे कहीं भी गर्मी उतना ज्यादा नहीं महसूस हो रही थी जितना सिर पर थी। बाकी के शरीर में छूने पर गर्म था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि फीवर है। लेकिन माथे पर वो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो महसूस होता था कि नहीं फीवर है इसको, जबकि टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। यहां पर रूब्रिक लिया गया हेड हीट सेंसेशन कोल्डनेस ऑफ बॉडी विथ हीट इन हेड। रूब्रिक है हेड हीट सेंसेशन कोल्डनेस ऑफ बॉडी विथ हीट इन हेड। अब इसमें हमने एक और चीज देखा कि ये जो हीट है उसका लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूअस है, एक बार भी वो कम नहीं हुआ। जो रूब्रिक हमने लिया दैट वाज फीवर्स लॉन्ग लास्टिंग हीट। फीवर्स लॉन्ग लास्टिंग हीट। अब जब हम ये पांचों रूब्रिक्स को एक साथ हम जोड़ते हैं तो हमको 3 मेडिसिन आते हैं जिनसे हमको डिफरेंशिएट करना है। और वो कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, एकोनाइट और सल्फर। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि चिड़चिड़ाहट आर्सेनिक में भी होती है, एकोनाइट में भी होती है और सल्फर में भी होती है, और चौथे पोजीशन पर कैमोमिला भी है। अब क्या किया जाए, तो ढूंढते ढूंढते हम एक और रूब्रिक तक पहुंचे। रूब्रिक था कॉन्स्टिट्यूशंस चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूशंस फीवर, यानी बच्चों में फीवर होने वाली जो रेमेडीज हैं वो कौन कौन से। तो जिसमें सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन जो सबसे बोल्ड में था दैट वाज एकोनाइट, और उसके बाद बेल, कार्सोसिन और स्टेमोनियम। हमने इस केस में एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया क्योंकि जब हम इन सभी को, इन पांचों को और इसको मिलाकर 6 रूब्रिक्स को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो एकोनाइट सिंगल मेडिसिन आ जाती है और बाकी सभी पीछे हट जाती है। एकोनाइट देने के बाद, अच्छा एकोनाइट दिया कैसे गया, क्योंकि छोटा बेबी है, तो आई गेव हिम एकोनाइट 30 few drops dissolved in his water and he was given to sip this water every time he demanded for water। जब भी उसको प्यास लगती थी हम उसको वही पानी देते थे पीने के लिए। From the very moment एकोनाइट was given we could feel the improvement। वो जो इरिटेबिलिटी थी सबसे पहले वो कम हो गई। उसके बाद उसका जो सिर पे जो गर्माहट थी वो कम हो गई, और अगले 8 से 12 घंटों में वो कंप्लीटली नॉर्मल हो गया। अब उसका शरीर गर्म नहीं था, अब उसका चिड़चिड़ाहट नहीं था। तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे हम फीवर के केसेस में अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम बहुत क्विकली रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत क्विकली। शायद इतना क्विक पैरासिटामोल भी नहीं दे।
इस केस से संबंधित या फीवर से संबंधित, फीवर के केस टेकिंग से संबंधित किसी भी तरह का अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।